8वीं क्लास के विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखो इनमें क्या है, सभी फसलें एक ही ऋतु में क्यों नहीं उगती। तो क्यों नहीं उगती, सभी फसलें एक ही ऋतु में नहीं उगती क्योंकि प्रत्येक फसल की वृद्धि के लिए विशेष प्रकार की मिट्टी और पर्यावरणीय परिस्थितियां जैसे प्रकाश, ताप और वायु चाहिए। सभी फसलें एक ही ऋतु में नहीं उगती क्योंकि प्रत्येक फसल की वृद्धि के लिए विशेष प्रकार की मिट्टी और पर्यावरणीय परिस्थितियां जैसे प्रकाश, ताप और वायु चाहिए। अगला देखते हैं, इसमें देखो, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम क्यों करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए कम, मिट्टी की प्राकृतिक उपजाऊ शक्ति नष्ट करते हैं, मिट्टी की रासायनिक प्रकृति बदल देती है, रसायन मिट्टी में रिस कर उपज में शोषित हो जाते हैं और भोजन श्रृंखला में पहुंचकर पौधे और जानवरों को नष्ट करते हैं। अगला इसमें देखो, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। तो फसल के अच्छे उत्पादन के लिए खेतों में खाद व उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। खाद और उर्वरकों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि पोषक तत्व भरपूर होते हैं, परंतु यह मिट्टी की प्रकृति बदल देती है, मिट्टी क्षारकीय अथवा अम्लीय बन सकती है। फसल के अच्छे उत्पादन के लिए खेतों में खाद व उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। खाद और उर्वरकों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि पोषक तत्व भरपूर होते हैं, परंतु यह मिट्टी की प्रकृति बदल देते हैं, मिट्टी क्षारकीय अथवा अम्लीय बन सकती है। इसलिए खेतों में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर प्रभाव पड़ता है। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो किस प्रकार भिन्न है, उर्वरक, यहाँ पर देखो, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। उर्वरक इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, खाद इसे खेतों में गोबर अपशिष्ट के अपघटन से बनाया जाता है। उर्वरक इसमें मिट्टी में ह्यूमस की वृद्धि नहीं होती, इससे मिट्टी में ह्यूमस की वृद्धि नहीं होती। खाद इसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होती है। उर्वरक इसमें पादप पोषक प्रचुर मात्रा में होते हैं, खाद इसमें पादप पोषक की मात्रा अल्प होती है। अगला देखते हैं, इसमें देखो, निम्न के दो उदाहरण दीजिए। तो खरीफ फसल के दो उदाहरण, खरीफ फसल धान मक्का, खरीफ फसल धान मक्का, रबी फसल, रबी की फसल गेहूं चना, रबी फसल गेहूं चना। अगला देखते हैं, इसमें देखो, पौधों में लगभग रिक्त स्थान प्रतिशत जल होता है। तो पौधों में लगभग 90% जल होता है, 90%। अगला देखते हैं, इसमें देखो, रिक्त स्थान सिंचाई का स्रोत नहीं है। तो समुद्र, समुद्र सिंचाई का स्रोत नहीं है। ये देखते हैं, खरपतवार होते हैं, खरपतवार होते हैं फसलों के साथ उगे अवांछित पौधे। ये देखते हैं, इसमें देखो, रिक्त स्थान एक खरपतवार नाशक है। तो खरपतवारी नाशी 2,4-D। क्या सूक्ष्मजीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं, यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं। सूक्ष्मजीव बहुत ही छोटे जीव हैं जिन्हें बिना यंत्र देखना संभव नहीं है। कुछ सूक्ष्मजीव आवर्धन लेंस द्वारा देखे जा सकते हैं, परंतु आमतौर पर सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही इन्हें देखना संभव है। अगला देखते हैं, इसमें देखो, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, विषाणु। सूक्ष्म जीवों के प्रमुख वर्ग जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, विषाणु। अगला देखते हैं, इसमें देखो, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो राइजोबियम जीवाणु, नीले हरे शैवाल, राइजोबियम जीवाणु, नीले हरे शैवाल। अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक एक ऐसी औषधि है जो रक्त के अंदर शरीर की कोशिकाओं को बिना हानि पहुंचाए जीवाणुओं को मारती है। प्रतिजैविक एक ऐसी औषधि है जो रक्त के अंदर शरीर की कोशिकाओं को बिना हानि पहुंचाए जीवाणुओं को मारती है। प्रतिजैविक औषधियां जीवाणु को तथा सूक्ष्मजीवों से प्राप्त होती है। उदाहरण पेंसिल, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि। सावधानियां प्रतिजैविक लेते समय सावधानियां को ध्यान में रखना चाहिए। देखो, इनमें
प्रतिजैविक डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए। प्रतिजैविक डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए। डॉक्टर द्वारा लिखी दवाइयों का कोर्स पूरा करना चाहिए। प्रतिजैविक खांसी और सर्दी पर प्रभाव नहीं डालते क्योंकि यह विषाणु द्वारा संचारित होती है। अगला देखते हैं, इसमें देखो डेंगू के वायरस का वाहक कौन सा है? तो डेंगू के वायरस का वाहक मादा एडिस मच्छर। अगला देखते हैं, इसमें देखो खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कौन सा सूक्ष्म जीव आक्रमण करता है? तो कवक। इसमें देखो कौन सा रोग वायरस जनित नहीं है? तो हेजा। अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, कुछ रेशे संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं? कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? तो कुछ रेशे संश्लेषित कहलाते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक स्रोत द्वारा प्राप्त नहीं होते, उन्हें मानव द्वारा बनाया जाता है, इसलिए संश्लेषित कहलाते हैं। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक यहाँ आसानी से मुड़ सकता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यहाँ आसानी से मुड़ नहीं सकता। थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर इसका आकार बदल जाता है, थर्मोसेटिंग ऊष्मा का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता। थर्मोप्लास्टिक इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसका पुनः उपयोग नहीं होता। थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर इसे किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसको गर्म करने पर केवल एक ही बार सांचे में ढाला जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक पीवीसी पॉलीथीन, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेकेलाइट मेलामाइन। अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और सूक एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। सूक दांतों की सफाई के लिए है जबकि हैंडल सहारे के लिए। सूक नरम, लचकीले, मजबूत होने चाहिए जबकि हैंडल सख्त और मजबूत होना चाहिए, इसलिए ब्रश का हैंडल और सूक विभिन्न पदार्थों के बनाने चाहिए। अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। तो प्लास्टिक एक बहुत ही उपयोगी पदार्थ है परंतु यह पर्यावरण हितैषी नहीं है क्योंकि न तो यह जल्दी जलता है और न ही प्राकृतिक जीवाणु द्वारा आसानी से अपघटित होता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इसका उपयोग जहाँ तक संभव हो कम करना चाहिए। प्लास्टिक एक बहुत ही उपयोगी पदार्थ है परंतु यह पर्यावरण हितैषी नहीं है क्योंकि न तो यह जल्दी जलता है और न ही प्राकृतिक जीवाणु द्वारा आसानी से अपघटित होता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इसका उपयोग जहाँ तक संभव हो कम करना चाहिए।